नमस्कार दोस्तों। आज से आप लोगों का सिलेबस शुरू होगा, जहां से यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है प्रबोधन काल। लेकिन इस प्रबोधन काल को समझने के लिए, जानने के लिए पीछे का जो देखिए लगभग 8 लेक्चर मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ताकि आप समझ पाए जो भी आगे की जो भी क्रोनोलॉजी है, जो भी सिनारियो है, उस चीज़ को समझ पाए। और बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ हैं इस वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जिसको आप समझ पाए, इसीलिए 8 लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट कराया गया। उम्मीद है कि अब इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो पीछे के चीज़ों से को रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस प्रबोधन काल को समझने के लिए इतना पीछे जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ख़ास कर जो हम लोग पीछे गए उसको एक अप्लाइड वे में स्टडी करने के लिए इतना ज़रूरी था उन चीज़ों को देखना। अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को सीखने से कोई रोक नहीं सकता है, और बेहद ही देखिए रटना कोई कला नहीं है। आप सोचने वाला प्राणी बनिए, जितना अधिक हो सके सोचिए, जितना अधिक हो सके को रिलेट कीजिए, तभी जाके एग्ज़ाम हॉल में आप उन 3 घंटों में आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अदरवाइज रटेंगे 4-5 पॉइंट रटेंगे, 1-2 पॉइंट भी ठीक से एग्ज़ाम में जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि रटने की प्रक्रिया से निकल के एक सोचने वाली प्रक्रिया को आप अपनाना शुरू कीजिए। अब ये जो प्रबोधन काल है आपके सोचने के पैटर्न को एक लेवल पे ऊपर जाएगा। जैसे कि प्रबोधन जो काल था, अगर विकास के क्रम में एक अगर सीढ़ी था, तो ये प्रबोधन जो काल है उस सीढ़ी का 2, 3, चौथा स्टेप है जो आपके मस्तिष्क को यहाँ पे डेवलप करता हुआ नजर आएगा। पूरा का पूरा देखिए जो प्रबोधन काल है, हम लोगों काफ़ी गहन विश्लेषण के साथ इसका स्टडी करने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी सीरीज हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के की जा रही है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल आपने लिया है, अगर आप इच्छुक है, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। बिल्कुल ही पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मेरे द्वारा कंप्लीट की जाएगी, इसके लिए आप लोग टेंशन मुक्त रहें। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस को ऑलरेडी मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था, लेकिन जो मैंने मेंशन किया था टुकड़ों टुकड़ों में, जिस सिलेबस को मेंशन किया था उस टुकड़ों में देखिएगा भाग 1 में ये जो 4-5 टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्रबोधन काल और उसके विचार तथा उपनिवेशों में प्रसार, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके तत्पश्चात इसी के अंतर्गत देखेंगे बहुत सारे जो यहाँ पे विचारक के रूप में, जैसे रूसो, कांट, वोल्टेयर, दिदरो, जॉन लॉक, ऐसे बहुत सारे जो विचारक हैं उनके बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। अब यही प्रक्रिया आगे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ख़ासकर जो पुनर्जागरण के युग में उपनिवेश बना हुआ था, जहाँ पे पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन किस प्रकार से वाणिज्यवाद ने अमेरिकी क्रांति के हितों को नुकसान पहुँचावा, और यहीं से यहाँ पे शुरू हो जाएगी अमेरिकी क्रांति तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कॉन्सेप्ट आएगा, अवधारणा आएगा, और यूरोप में इसका काफ़ी लंबे समय तक आपको प्रभाव भी दिखाई देगा। उसके बाद से इसी अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव पड़ेगा, फ्रांस की क्रांति में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी अमेरिका में, एक गुलाम देश होते हुए भी वो फ्रांस की जो संरचना थी, जो उसकी व्यवस्था थी, उससे काफ़ी ही वो आगे निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसी अमेरिकी क्रांति का जो इम्पैक्ट इस फ्रांस की क्रांति में आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब फ्रांस की क्रांति होगी तो यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा आएगी, धीरे धीरे उन कुलीनों और मध्य वर्ग को हटाया जाएगा, और अंत में चल के देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जो सत्ता होती है नेपोलियन के हाथों में आ जाती है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे यूरोप में जो एक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, खास करने से नेपोलियन युग में राष्ट्रवाद का किस प्रकार से उदय हुआ, और ये राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में अब फैलने लगेगा। और ये आपको यहीं दिखाई देगा 19वीं सदी में यूरोपीय क्रांतियाँ। और इसी के समय देखेंगे तो उदारवाद, राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं जब सामने आएंगी, यूरोप पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी समय आप देखेंगे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण होता हुआ नजर आएगा, और जो भी पुराने साम्राज्य थे, जहाँ जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जहाँ जहाँ पे संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसको डैमेज किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो ये जो 4 टॉपिक है बिल्कुल ही एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटरलिंकिंग है, बिल्कुल आप ठीक है सीक्वेंस देखते चले, कोई समस्या नहीं आएगी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रबोधन काल का। अब इस प्रबोधन काल के अंतर्गत देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा इसका डायमेंशन को शामिल किया गया है, और इसका शामिल करने का कारण यही है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए। जो भी
क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आ रहा है उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रबोधन को डीपली पढ़ना कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है और समझ के पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूरा का पूरा 9 सेगमेंट है। इस 9 सेगमेंट को मैं आपको अभी ठीक है कुछ देरों में अभी बताने की मैं कोशिश करूँगा। क्लास की अवधि थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि डायमेंशन इसका बहुत बड़ा है, समझाने पे मेरा फोकस काफ़ी यहाँ पे अधिक होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उद्भव और पृष्ठभूमि को लेके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रबोधन के उद्भव की पृष्ठभूमि। इसके ठीक है अगर 2 डायमेंशन में बांट दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पहला है यहाँ पे सामाजिक आधार और दूसरा है यहाँ पे वैचारिक आधार। अब दोनों को समझने का प्रयास कीजिए कि सामाजिक आधार क्या होगा, समाज में परिवर्तन, और यहाँ पे वैचारिक आधार क्या होगा, तो विचारों के माध्यम से परिवर्तन। अब आइए देखिए सबसे पहले सामाजिक आधार। देखिए समाज कभी भी बदलता है, हमेशा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस समाज को बदलने का जो कारण है, सबसे पहले वो कारण है इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। और पुनर्जागरण में आप लोग समझ चुके हैं कि उस इकोनॉमिक फैक्टर को आधार मान के बना के किस प्रकार से एक मिडिल क्लास का उदय हुआ और उस मिडिल क्लास से धीरे धीरे चर्च व्यवस्था और सामंतों को चैलेंज मिला। और उसी पुनर्जागरण के दौर में आप देखेंगे तो जो शासक था, यूरोप का जो शासक था, धीरे धीरे वहाँ पे क्लासिकल साहित्य को बढ़ावा दिया गया, अर्थात रोमन ग्रीक जो भी यहाँ पे ठीक है रोमन यूनान का जो ग्रीक साहित्य था, रोमन का जो लैटिन साहित्य था, दोनों को स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई राजा की शक्ति उस समय कितनी अधिक थी। लेकिन इस समय तक आते आते चर्च व्यवस्था और सामंतों ने पूरी तरीके से अपना कैप्चर जमाए हुआ था। अब यहीं से जो मध्य वर्ग का जो विकास होता है, देखिए सबसे टर्निंग पॉइंट वहीं होता है मध्य वर्ग। अब यहीं पे क्या होता है, देखिए वर्गीय समीकरण होता है। अब इस वर्गीय समीकरण में क्या होता है, तो देखिए चर्च व्यवस्था और सामंतों को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसके विरुद्ध देखिए यूरोपीय राजतंत्र सामने आता है कि हर हाल में इनको क्या करना है, हमको जड़ से मिटा देना है, हर हाल में इसको जड़ से मिटा देना है, क्योंकि ये हमारी शक्ति में बाधक है। चर्च व्यवस्था के पास अथाह उपजाऊ भूमि रहती थी, कर भी लगाता था, सामंतों के पास भी उपजाऊ ठीक है मैंने उपजाऊ भूमि यहाँ पे रहती थी। लेकिन सामंतों की जो व्यवस्था है, जब से जो ठीक है मैनर व्यवस्था ध्वस्त हो गई, पूरी तरीके से सामंत भी धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन के स्टेज पे आप पहुँचे। लेकिन देखेंगे आप कि यूरोपीय राजतंत्र जब इनको डैमेज करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, तो इसका समर्थन मध्य वर्ग देता है। यही है जो मिडिल क्लास है, यही मध्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग होता है। अब सोचिए 7 समुंदर पार करके ठीक है मैंने 7 समुंदर का भाव सब समझिए ठीक है, उतने बड़े अटलांटिक ओशियन को पार के, उतने बड़े अटलांटिक ओशियन हिंद ओशियन को पार करके अगर वास्को डिगामा आ रहा है, अगर कोलंबस आ रहा है, तो क्या कोई इतने भी लोग अमीर लोग होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो लोग हैं तो बिल्कुल ही व्यापारी है सब। और व्यापारी का मतलब मैंने बताया है कि वो मध्य वर्ग है। क्या है? मध्य वर्ग है। अब यही है कि उस समय जो भी यहाँ पे पूंजीवाद का जो विकास हुआ, अर्थात इस व्यापारिक प्रक्रिया को अपना के अगर इन मध्य वर्ग को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ भाग शासक को भी दिया जाता था, कर के रूप में दिया जाता था। लेकिन जब उपनिवेशों की खोज हो गई, पूरी तरीके से बड़े बड़े उपनिवेशों की यहाँ पे खोज हो गई, तो यही समस्या है। देखिए यूरोपीय राजतंत्र यहाँ पे समर्थन देता है, ठीक है, वाणिज्यवाद को समर्थन देता है। लेकिन इस वाणिज्यवाद से समस्या किसको थी? इस मध्य वर्ग को समस्या थी, क्योंकि मुक्त व्यापार की चाह नहीं थी। प्रॉफिट तो कमाता था मध्य वर्ग इस वाणिज्यवादी नीति के तहत, लेकिन उसका बहुत बड़ा भाग शासक हो जाता था। लेकिन समस्या क्या थी कि इस मध्य वर्ग के भी दो दुश्मन, चर्च व्यवस्था और सामंत मौजूद है, तो करे तो दोनों क्या करें, दोस्त बनना ही पड़ेगा। और यही था कि ये सरकार के हस्तक्षेप को यहाँ पे सहन कर रहा, अर्थात शासक का जो भी हस्तक्षेप था इस वाणिज्यवादी नीति के तहत मध्य वर्ग टुकुर टुकुर देख रहा है कि भाई करे तो क्या करे। लेकिन जब सब कोई दुश्मन ही हो, थोड़ा सा कम नज़दीक का दुश्मन मतलब चूज करना पड़ेगा, तो फिर वो शासक को ही चुनेगा। और यही कर रहा है मध्य वर्ग, शासक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है कि भाई राजा साहब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम चर्च व्यवस्था और संबंध को ख़त्म करने में आपका सहयोग देंगे, क्योंकि वे हमारे शुरू से ही कट्टर दुश्मन रहे हैं। लेकिन देखिए 18वीं सदी तक आते आते यहाँ आप ध्यान देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आता है।
और वो परिवर्तन क्या है, तो राजतंत्र वर्सेस यहाँ पे मध्य वर्ग व्यापारी वर्ग। हुआ क्या यहाँ पे, तो राजतंत्र देखिए क्या चाह रहा है कि भाई हम पुनः हमको निरंकुश सत्ता स्थापित करने का मौका मिले। और निरंकुश सत्ता स्थापित कब होगा, जब चर्च व्यवस्था और संबंध खत्म होगा। और यहाँ मान के चलिए यहाँ पे कि इस 17वीं शताब्दी तक दोनों को ही यहाँ पे क्या कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, यहाँ पे कमजोर कर दिया गया। अब इन दोनों की जगह कौन ले रहा है, मध्य वर्ग ले रहा है, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, काफ़ी बड़े मात्रा में लोग मौजूद हैं और ये लोग निम्न वर्ग को ठीक है जिधर चाहे उधर ये मोड़ सकते हैं। अब बोल रहा है राजतंत्र भाई हमको निरंकुश बनाओ, सारी शक्ति का केंद्रीकरण हमको बनाओ। अब मध्य वर्ग बोल रहा है व्यापारी वर्ग, अरे ये क्या कर रहे हो भाई, हम तुमको सपोर्ट दे रहे हैं बराबरी का भाव लेके, ना कि तुम हम पे क्या करो, निरंकुश रूप से ठीक है अधिकार करो। यहीं से देखेंगे यहाँ पे कुछ शासक आएगा, जैसे लुई 13 का नाम है, लुई 40 का नाम है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब ये मध्य वर्ग जगता है, बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, ये ठीक है अगर आपको निरंकुश सत्ता ला रहे हैं तो हमको इसमें शक्ति में भागीदारी देना पड़ेगा। इसमें भागीदारी की मध्य वर्ग ने मांग उठाई, भाई हमको भी अपना नौकर चाकर बना लीजिए, आसपास रखिए, हम भी राजमहल में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके सत्ता में भागीदारी भाई लेना चाह रहे हैं। अब राजतंत्र देख रहा है मुंह उठा के, देखो भाई मध्य वर्ग है, अभी सब 4 दिन पहले सब गरीब लोग था, अब आगे सब हीरो बन रहा है, हमारे साथ बैठना चाहता है। भाई इससे अच्छा है कि हम क्यों ना पुराने जो लोग थे मेरे यार मित्र ठीक है, कुलीन थे ठीक है, कुलीन के साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा चर्च थे, चर्च जो व्यवस्था थी इनके साथ में गठजोड़ क्यों ना कर लो, उनकी पहले से सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, हमको कोई उनके साथ दिक्कत नहीं है। अब यही है एक जो नया समीकरण तैयार होता है, पुनः ये ठीक है समझ रहे हैं ना, पुनः समीकरण पहले वाला तैयार होता है, नया समीकरण जब तैयार होगा राजतंत्र कुलीन और चर्च व्यवस्था। अब मध्य वर्ग बेचारा देखते रह जाएगा कि भाई अकेले हम पड़ गए, स्वाभाविक सी बात है अकेले ही पड़ जाएगा, और मध्य वर्ग की प्रगति को रोकने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। अर्थात 3 दुश्मन ठीक है और एक ही यहाँ पे मध्य वर्ग मौजूद है। अब देखिए क्लाइमेक्स आ गया, ये मध्य वर्ग कैसे फाइट करेगा, थोड़ा इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि मध्य वर्ग रुकने वाला था नहीं, क्योंकि मध्य वर्ग हमेशा ही इस प्रबोधनकालीन युग तक आते आते वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे बल दे रहा है, तर्कवादी विज्ञान पे बल दे रहा है। और यही कारण है कि अब देखेंगे आप धीरे धीरे ठीक है, थोड़ी देर बने रहिए, मध्य वर्ग देखिएगा कैसे उनको मैनिपुलेट करते नजर आएगा, साक्षात ठीक है पूरी तरीके से अपनी मांगों को उठाएगा कि देखो भाई हम जो भी ये मांगे हैं हमको दे दो, और उनको वैचारिक चुनौती देता है कि अब तुम इस विचार को, हमारे विचार को यहाँ पे काट के दिखा दो। अभी आपको समझ में आएगा कि विचार कौन कौन सा था, कौन कौन सा मध्य वर्ग आर्गुमेंट दे रहा है जिससे कि ठीक है शासक की हवा टाइट हो गई, चर्च व्यवस्था जवाब ही नहीं दे पा रहा है, और कुलीन तो सर झुका के खड़ा है। लेकिन यही है क्या करिएगा ठीक है, एक मतलब होता है ना, मतलब चोरी चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो कुछ यही हाल है उन तीनों के साथ। तीनों तो लोगों ने किया है, चर्च व्यवस्था ने इतना वर्ग लाया है लोगों को, कुलीनों ने ठीक है किसानी व्यवस्था के तहत इतना लोगों को लूटा है, उनका शोषण किया है। शासक के साथ कुछ कुछ यही भाई इच्छा है, उसकी भी इच्छा है कि हम निरंकुश बने। तो देखिए सबका अपना अपना स्वार्थ है, सबका अपना अपना हित है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च हैं, तीनों को यहाँ पे वैचारिक चुनौती दी मध्य वर्ग ने, और यही वैचारिक चुनौती रियल रूप में कहिएगा तो इसको प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रबोधन ठीक है वो यहाँ पे प्रक्रिया है जो आपको पुनर्जागरण के बाद दिखाई देगी, और पुनर्जागरण से कहीं आगे की चीज़ों को यहाँ पे आपको ठीक है होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि पुनर्जागरण जहाँ पे वो सैद्धांतिक शिक्षाओं पे बल दे रहा था, वहीं अब ये जो प्रबोधन है आपको व्यवहारिक शिक्षा अर्थात प्रैक्टिकल पे यहाँ पे बल देगा। अभी सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है मामला। अब इसका दूसरा यहाँ पे देखिए वैचारिक आधार। अब विचारों के ठीक है जो भी यहाँ पे वैचारिक आधार पे जो चुनौती दी वो वही है वैचारिक आधार। क्या है वो, तो देखिए पुनर्जागरण के दौर पे क्या किया गया था। इस पुनर्जागरण के दौर पे तो 16वीं सदी में
जो सैद्धांतिक शिक्षा दिया जा रहा था पुनर्जागरण के दौर पे, अब वो 17वीं सदी तक आते आते अब वो व्यवहारिक शिक्षा ले लिया। व्यवहारिक मतलब समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल। आप लोगों ने स्कूल में कॉलेजों में सीखा होगा कि भाई पहले क्या करो, थ्योरी बना लो। अब उस थ्योरी को आप लैब में जाते होंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाते होंगे। ये वही व्यवहारिक शिक्षा है, अर्थात इसको तकनीकी शिक्षा बोला गया। देखिए महज 100 सालों के अंतर्गत कितना अधिक परिवर्तन आ गया इसमें, और यही कारण है कि अब हुआ कि भाई दोनों को मिला दो, मर्ज कर दो। पुनर्जागरण का थ्योरी रहेगा, हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन आगे चल के जब प्रबोधनकालीन विचारक आएंगे तो फिर यहाँ पे पुनर्जागरण को पूरी तरीके से नकार देंगे। अभी हम लोग समझेंगे क्यों नकार देंगे। लेकिन कुल मिला के 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच की जो भी यहाँ पे सैद्धांतिक व्यवहारिक शिक्षाओं को यहाँ पे मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और एक दूसरे के यहाँ पे करीब आते गए। और ये वही प्रक्रिया है जब यूरोप में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन होने लगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम, 2 नामों को आप हमेशा अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कीजिएगा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। यहाँ पे जो भी वैज्ञानिक थे, तकनीशियन थे, एक साथ काम करते, अपनी बातों को रखते और उसे प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करते। तो देखिए कितना बड़ा ये मिडिल वर्ग है, अपना जो जनाधार तैयार कर रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे अब फोकस देते हुए नजर आ रहा है। अब इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक और तकनीशियन एक साथ काम करते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो भी सोच था पुनर्जागरण के दौर का, 17वीं शताब्दी के जो भी लोग थे, अब यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव ही पूरी तरीके से कुलीनों को या फिर शासक को, चर्च व्यवस्था को डैमेज कर दिया। इस प्रभाव ने इनकी सोच को बदलने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि अब प्रकृति से यहाँ पे रहस्य का पर्दा हट गया। पहले बात था कि पहले मानो तब जानो, अर्थात चर्च व्यवस्था के तहत बोला गया कि भाई पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और पूरा ब्रह्मांड क्या कर रहा है, जो भी उसमें ग्रह है, नक्षत्र है, सब चक्कर लगाता है। लेकिन अब मामला क्या है, अब नहीं रहा, क्योंकि भाई इसको प्रूफ कर लिया गया। आगे चल के देखेंगे, आएगा कोपरनिकस, आएगा गैलीलियो, आएगा, उनकी बातें भी निकल के सामने आएगी, जो इतने दिनों से चर्च व्यवस्था से दबा हुआ था, लेकिन अब वो खुल के लेयर बाय लेयर यहाँ पे सामने आने लगेगा। यहाँ पे बाकायदा ये बोला गया कि देखो प्रकृति ने, प्रकृति को ईश्वर ने बनाया, डजंट मैटर। प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है, डजंट मैटर, लेकिन प्रकृति के संचालन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे एक घड़ी साज समझ रहे हैं ना, घड़ी बनाने वाला। एक घड़ी साज अगर एक घड़ी को बना देता है, और उस घड़ी को बनाने के बाद जो भी कस्टमर खरीदता है, जो भी कंज्यूमर खरीदता है, भाई उसके पास चला जाता है। अब वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उस घड़ी को पानी पे डाले, समय देखे, तोड़े, फेंके, डजंट मैटर। ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने अगर पूरे प्रकृति को बनाया है, तो अब उस प्रकृति का संचालन ईश्वर नहीं करेगा, बल्कि उसका संचालन स्वयं मनुष्य करेगा, क्योंकि मनुष्य यहाँ पे निर्णय करेगा कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका मतलब कि जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, समझिए आप, जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, ये ईश्वर द्वारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि मनुष्यों के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है। और ये मनुष्य और कोई नहीं है, इसमें जो भी सरकार है, कुलीन है, चर्च व्यवस्था है, यही लोग हस्तक्षेप कर करके निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का सब जीना हराम कर दिया है। भाई हम तुम्हारी व्यवस्था को नहीं मानेंगे, हम जान चुके हैं असली सच्चाई। और बात सही भी था, बोले तो क्या बोले, तीनों के पास यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन समस्या यही थी कि जिसका देखिए इकोनॉमिक फैक्टर मजबूत रहेगा, जिसका रिसोर्स पे कंट्रोल रहेगा, वो भारी पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो भी इक्वेशन है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अब मध्य वर्ग इनको तोड़ना शुरू करेगा, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए मध्य वर्ग यहाँ पे कैसे लगा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रबोधन के निम्नलिखित पहलुओं के बारे में। तो प्रबोधन का जो निम्नलिखित पहलू क्या था, तर्कवाद, बहुत ध्यान से देखिए, तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति।
इस तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से मध्य वर्ग ने बोला कि जितना भी हमारा सामाजिक समस्या, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक है, इन सब का एक ही समाधान है कि भाई इसको तार्किक तरीके से समाधान किया जाए, वैज्ञानिक पद्धति से समाधान किया जाए। ये नहीं कि भाई हम मान लें नीतिवादी कि नहीं भाई हमारे नसीब में ऐसा ही है, दिन हो रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, रात हो रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ यहाँ पे कारण है। अगर आर्थिक व्यवस्था को इस तरीके से बनाया गया इसके पीछे भी कुछ कारण है। धार्मिक व्यवस्था के तहत अगर जिस तरीके से धर्म के नाम पे लोगों को लूटा खसोटा जा रहा है, इसके पीछे भी अगर कुछ कारण है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमको पुनः अब उस अंधभक्तों की तरह यहाँ पे नहीं सोचना होगा, बल्कि यहाँ पे लॉजिकल हमको बनना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच को अपना लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये संस्थाएं, ये व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से काम करते हुए नजर आएगी। अब देखिए यहाँ पे अब बोला गया कि प्रकृति का नियम शाश्वत है, किसी के साथ प्रकृति धोखाधड़ी नहीं करती, शाश्वत है। और जब शाश्वत है इसका मतलब कि दैविक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं। जो भी देवी देवता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, डजंट मैटर, कोई यहाँ पे हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेगा। और यही कारण है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियम में जो भी यहाँ पे है सुनिश्चित यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। सबके हितों पे लोग यहाँ पे जोर देते हुए नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। जो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं शासक, कुलीन वर्ग, चर्च व्यवस्था, हम उनको हस्तक्षेप करने नहीं देंगे, हम उनकी हस्तक्षेपता को नहीं मानेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका आर्गुमेंट था। आप खुद समझिए ये सारी चीज़ें कब आ रही है, उस प्रबोधन काल के दौर पे, जबकि ये सारी चीज़ें पुनर्जागरण के दौर पे मौजूद नहीं थी। पुनर्जागरण में भी बस लोग धीरे धीरे जग रहे थे, धीरे धीरे सोचना शुरू कर रहे थे। लेकिन अब इस प्रबोधन तक आते आते ये ठीक वैसे ही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले कि अगर आप आज, ठीक है, लगता है कि बहुत आप टाइम वेस्ट किए हैं, अगर आप आज रात में सो रहे हैं, ठीक है, सुबह में जग रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं कल मुझे 1 आध घंटा पढ़ना चाहिए। रूम पार्टनर आपको देखेगा तो बोला रोज भाई टाइम पास करते रहता, आज बोलता है पढ़ना चाहिए। कुछ परिवर्तन आ रहा है। दूसरे दिन आप उठ रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई आज से मैं 10 घंटा एकदम पढ़ना शुरू करूँगा, मुझे IAS बन के दिखाना है। अब आपका रूम पार्टनर देखना लगेगा भाई चल क्या रहा है। अचानक से जो इतना परिवर्तन है, यही है पुनर्जागरण और प्रबोधन के बीच का गैप। इसको समझिए। अब ये प्रबोधन चल रहा है, पुनर्जागरण नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चेंज नहीं आ रहा है। अब ये प्रबोधन के दौर में, इनलाइटमेंट के दौर पे परिवर्तन का दर बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो एक आशावादी दृष्टिकोण भी है उस मध्य वर्ग का, क्योंकि ये तर्क और वैज्ञानिक पद्धति को ही सिर्फ आधार बना के अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। अब इसकी स्थिति मजबूत होगी कि नहीं होगी ये तो समय बताएगा। जैसे जैसे आप आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, चीज़ें भी आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुक्ति और पारलौकिकता को लेके। देखिए मुक्ति और पारलौकिकता को मध्य वर्ग ने तिरस्कार कर दिया, ये सब बेकार की चीज़ें हैं भाई। मुक्ति, अब मध्य वर्ग बोलने लगा कि जो भाई चर्च व्यवस्था बोल रहा है वही तुम्हें मुक्त कराऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। दूसरे लोग की भाई बल, मतलब दूसरे लोग पे यहाँ पे बल दिया जा रहा है कि जाओ भाई दूसरे लोग में तुमको अच्छा मिलेगा, सब चीज़, दूसरा जन्म होगा तो फिर तुमको अच्छा मिलेगा। तो तुम ही काहे नहीं कर लेते हो भाई। खुद बोल रहे हो कि मनुष्य एक पापी प्राणी है और बाकियों को, ठीक है, पापी प्राणी बोल रहे हो और खुद तुम, ठीक है, इंटरनली जो भी है अपना वैवाहिक संबंध, ठीक है, मतलब नाजायज तरीके से स्थापित कर रहे हो, तुम ही काहे नहीं मुक्त हो जाते हो। जब ऐसे बातें यहाँ पे आने लगी, मुक्ति पारलौकिकता को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया और अब बोला गया मध्य वर्ग के द्वारा कि देखो एक ही चीज़ है ज़िंदगी में, आनंद रहो, खुशी रहो, एकदम मस्त रहो यहाँ पे। और तब जाके यहाँ पे मानवतावाद पे यहाँ पे बल दिया गया। इस मानवतावाद पे बल देने का मतलब ही है कि पारलौकिक नहीं बल्कि मानवतावाद का संबंध है इहलौकिक से। भाई इस दुनिया में रहना है हमको, इस दुनिया में आए हैं तो अच्छा खासा, ठीक है, मौज मस्ती करके जाएंगे, ठीक है, कुछ बना के जाएंगे। ऐसे भेदभाव का शिकार होकर हम नहीं जाएंगे। और यही मध्य वर्ग की क्या है, गुंजाइश है, इसकी डिमांड है। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए दोनों को तुलनात्मक थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास कीजिए कि पुनर्जागरण तथा प्रबोधन के बीच अंतर संबंध यहाँ पे क्या हो सकता है। बिल्कुल आप समझ गए हैं, ठीक है। पुनर्जागरण परिवर्तन का दर कम रहेगा, प्रबोधन में परिवर्तन का दर अधिक रहेगा। देखिए
विकास की पहली सीढ़ी को अगर पुनर्जागरण बोला गया तो उसकी अगली सीढ़ी क्या है, प्रबोधन को यहाँ पे बोला गया। और दोनों की जब प्रेरणा यहाँ पे मिली, दोनों का जब बल यहाँ पे लगने लगा, तो इसका मतलब कि जो एक मध्य वर्ग तैयार हुआ, मध्य वर्ग सिर्फ तैयार नहीं हुआ बल्कि उनकी तर्कवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी चेतना का यहाँ पे आधार तैयार हुआ, जो कि आगे ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अपनी मांगों को मंगवाते हुए भी नजर आएंगे। आप इसका अप्लाई करेंगे जब फ्रांस की क्रांति होगी, मध्य वर्ग रोड पे निकल जाएगा, शासक को ठीक है पूरी तरीके से घसीट देगा। बहुत ही ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे पुनर्जागरण, ठीक है, इसको बोला गया अतीत से प्राप्त ज्ञान, क्योंकि मैं शुरू से चिल्लाते आ रहा हूँ, ठीक है, कि पुनर्जागरण का मतलब है कि देखिए पुनः लोग सोच रहे हैं, लेकिन उस सोचने का जो आधार है और कोई नहीं बल्कि पुराना ही, वही ग्रीक साहित्य, वही लैटिन साहित्य, उन्हीं चीज़ों को इस पुनर्जागरण के दौर पे पढ़ा गया और उसी तरीके के समाज की परिकल्पना किया गया। अर्थात जैसे प्राचीन काल में लोग मौजूद थे, वैसे ही हम इस आधुनिक काल में यहाँ पे 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के दौर पे रहना चाह रहे हैं। पुनर्जागरण का मतलब सीधा सा यही है। लेकिन अब जो प्रबोधन का जो दौर आया, ये बोला कि भाई बेकार की चीज़ है, देखो ठीक है, लेकिन ये हमको सही नहीं मानते हैं, अस्वीकार कर रहा है, बोलता है कि प्रबोधन का मतलब है भाई तर्क पे बल दो ना, जानने का प्रयास करो। कोई चीज़ उस समय एंशिएंट एना में लिख दिया गया, ग्रीक साहित्य में, रोमन ठीक है मैंने लैटिन साहित्य में, तो भाई उसको मान लें आँख मूंद के। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम लॉजिकल चीज़ों पे एक अलग तरीके से ठीक है सोचने का भाई प्रयास करो और डेयर टू नो, जानने का साहस करो, जान लो, ठीक है, उसके बाद तब क्या करो, मान लो। ये नहीं कि पहले मान लो तब जान लो। कोई चीज़ हो रहा है तो कारण ठीक है संबंधों पे बल देने का प्रयास करो। यही तो चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए पुनर्जागरण और प्रबोधन में कितना अनुपात का यहाँ पे अंतर आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पुनर्जागरण ने क्या किया, सैद्धांतिक शिक्षा पे बल दिया, तो वहीं प्रबोधन ने ज्ञान की वास्तविक शिक्षा पे बल दिया और बोला गया कि ज्ञान वही है, नॉलेज वही है जिसका जीवन में उपयोग किया जाए। अब ये प्रक्रिया देखिए चल रहा है, धीरे धीरे एक सेगमेंट यही औद्योगिकरण की तरफ भी इशारा करते हुए आपको नजर आ रहा है। देखेंगे अभी 18वीं 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिकरण होगा, ये यही तो है, ज्ञान तर्क ये सब क्या है, मशीनीकृत चीज़ों का आना, औद्योगिकरण का होना, सब यही चल रहा है। उसके बाद से है यहाँ पे प्रबोधन का उद्भव एवं विस्तार। जब इतना आप क्रांतिकारी विचारधाराओं को आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए उद्भव एवं विस्तार को लेके काफ़ी ही गहरा मतभेद है, क्योंकि एक प्रक्रिया है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई पूछे कि भाई भारत की आज़ादी के लिए किस दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्या आप एक निश्चित डेट कभी बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। आप पूछेंगे भाई बताओ ना कौन सी क्रांति की तुम बात कर रहे हो, सामने वाला पूछ रहा है कि नहीं बताओ भारत की हम आज़ादी के लिए क्रांति की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे भाई कौन सा, असहयोग आंदोलन बोल रहे हो, ठीक है, करो मरो का नारा तुम बोल रहे हो, ऐसा बहुत सारा मतलब आपके मन में प्रश्न आएगा। लेकिन यहाँ पे एक डेट है, सीधी सी बात है, भारत की आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से ये परिवर्तन का जो क्रम है, इसके लिए कोई आप डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि प्रबोधन का जो उद्भव एवं विस्तार को लेके बहुत ही गहरा मतभेद है विद्वानों में, लेकिन फिर भी एक जगह एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आके कुछ विद्वानों की सहमति बनेगी और उसी को आधार बना के हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं। और वो सहमति बना है फ्रांसीसी चिंतक वोल्टेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, ये है वोल्टेयर। आगे आपको मैं सेपरेट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा इस वोल्टेयर के बारे में कि ये भी था प्रोटेस्टेंटवादी, समझ रहे हैं ना, प्रोटेस्टेंटवादी। पीछे से लेक्चर को आप देखिए सब समझ में आएगा। प्रोटेस्टेंटवादी का मतलब कि जो कैथोलिक धर्म में परिवर्तन करना चाहता है, अर्थात जो भी कर्मकांड है उसको दूर करना चाहता है, सिंपल भाषा में वही है प्रोटेस्टेंटवादी। ये तो इतना प्रहार करता हुआ नजर आएगा, बोलेगा कि भाई ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अपना खून न बहाया हो। बोलता है एक ही ईसाई तो बचा था, उसको भी सूली में चढ़ा दिया गया। अर्थात ये वही व्यवस्था है, मैंने पीछे से आपको पढ़ाया हुआ था, समझाया हुआ था कि किस प्रकार से इसी को
जो एक यहूदी के घर पैदा हुए थे, उस रोमन साम्राज्य के द्वारा जो एक बहुदेववादी व्यवस्था से संचालित होती थी, उनके शासकों के द्वारा, उनके राजदूतों के द्वारा ईसा मसीह को सूली में चढ़ा दिया गया। और जिस ईसाई धर्म की शुरुआत हुई उनके अनुयायियों के द्वारा, आगे चल के उसी रोमन साम्राज्य का सोचिए शासक कॉन्स्टेंटाइन जो शासक है राजकीय धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अपनाता है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अब जो वोल्टेयर का जो दृष्टिकोण है वही है कि एक ही ईसाई बचा था, उसे भी सूली पे चढ़ा दिया गया। देखिए वोल्टेयर बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, समझ रहे हैं ना। वोल्टेयर आएगा, वोल्टेयर के साथ साथ मोंटेस्क्यू आएगा, नीचे अभी आपको मिलेगा। एक और आएगा रूसो। रूसो देखिएगा प्रबोधनकालीन विचारों में सबसे एक अलग हट के इसकी विचारधारा है। रूसो इमोशन पे, ठीक है, एकदम मतलब भावनात्मक चीज़ों पे ये आपको, ठीक है, इशारा करते हुए नजर आएगा उस प्रबोधन काल के दौर पे। और यही कारण है कि अधिकतर जो प्रबोधनकालीन जो विचारक हुए हैं, मैंने बताया था अभी आपको, रूसो हो गया, ठीक है, वोल्टेयर हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, कांट हो गया, जॉन लॉक हो गया, दिदरो हो गया, ये सारे लोगों में रूसो बिल्कुल एक तरफ नजर आएगा। और यही कारण एग्जाम में इस रूसो को बार बार पूछ लिया जाता है। तो अगला क्लास हम लोग, ठीक है, रूसो को देखेंगे ही देखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से देखेंगे। तो आइए बात करते हैं फ्रांसीसी चिंतक जो वोल्टेयर होता है, माना जाता है कि ब्रिटेन की उसने यात्रा किया। अब ब्रिटेन की यात्रा किया उस समय, तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन बिल्कुल ही प्रोटेस्टेंटवादी हो गया था। और प्रोटेस्टेंटवादी होने का मतलब है कि यहाँ पे चर्च व्यवस्था की शक्तियों को कम करना। उस समाज में अगर देखेंगे तो कुलीनों की स्थिति, ठीक है, धीरे 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 उनकी शक्ति में कमी आएगी। जब वोल्टेयर वहाँ गया तो भाई बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि कहाँ का था, फ्रांस का था, और फ्रांस अभी भी कैथोलिक चर्च से संचालित हो रहा था। वहाँ जाके क्या देखा कि भाई यहाँ तो वैसा कोई वर्ग विषमता, जो विशेष अधिकार जो लैस लोग हैं यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यही कंपेरिजन करता है फ्रांस को और ब्रिटेन को, कंपेरिजन करता है। बहुत बड़ा ये अंतर पाता है कि भाई ये तो बहुत अंतर है। यूरोप के लोग हो के ही, मैंने कोई कितनी दूरी है, इंग्लिश चैनल को पार करेंगे तो आप ब्रिटेन चले जाएंगे, लेकिन इतना में ही कितना अंतर आ रहा है। इसका मतलब कि भाई फ्रांस में ही कुछ क्या है, मामला गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। मैंने गड़बड़ है तो प्रभाव भी पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आएगा, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा इन पश्चिमी क्षेत्रों में पड़ेगा। इन पश्चिमी क्षेत्रों में अर्थात फ्रांस में, जर्मनी में सबसे अधिक यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि इन लोगों ने चुनौती दिया कि भाई अब हम ऐसी व्यवस्था को मानने वाले नहीं हैं, हम ऐसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मानने वाले नहीं हैं, इसका टूटना जरूरी है। हम ऐसे कुलीनवादी चर्च व्यवस्था को मानने वाले नहीं हैं, इसका टूटना जरूरी है। और यही कारण है कि देखिए 18वीं सदी तक आते आते देखेंगे जैसे ही उधर अमेरिकी की क्रांति होगी 1776 में, 1789 तक आते आते यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो जाएगी। और उसके बाद से लगभग 19वीं शताब्दी के लगभग आपको, ठीक है, मिडिल के समय तक आते आते, ठीक है, इटली और जर्मनी का भी एकीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो 19वीं सदी में आप देखेंगे लगभग 1800, ठीक है, मतलब 50 के आसपास, एग्जैक्ट डेट जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसी के समय धीरे 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 इटली और जर्मनी का एकीकरण होना भी शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी देखिए पूरा जो ये प्रक्रिया है, एक चैन की प्रक्रिया है, इस चैन को आप टूटने मत दीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रबोधन का दर्शन क्या है। 3 दर्शन है, इस तरह के प्रश्न बन जाता है, राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ पे सामाजिक है। तीनों ही बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है और हम लोग बिल्कुल ही इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए पहला क्या है, राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा में क्या है कि प्रबोधनकालीन चिंतकों ने यहाँ पे देखिए निरंकुश राजतंत्र पे चोट किया, बोला कि नहीं होना चाहिए। याद करिए वही निरंकुश राजतंत्र है। जब मैंने शुरू में बताया था आपको कि अब शासक जब मध्य वर्ग 17वीं शताब्दी में जब मिले हुए थे, खासकर पुनर्जागरण के दौर पे जब मिले हुए थे, लेकिन इस प्रबोधन काल तक, ठीक है, जब शुरुआत होने तक शासक वाणिज्यवादी सिद्धांतों से परिचालित होकर काफ़ी मजबूत हो गया, उसके पास शक्ति बढ़ने लगी। बोल रहा है कि हमको पुराना रोमन साम्राज्य वाला शासक की तरह हमको मजबूत होना है। तो मध्य वर्ग उस पर लगाम लगा रहा है, बोला कि ये गलत है यार, ठीक है, इसकी जगह हम विकल्प दे रहे हैं, या तो हमको सत्ता में भागीदारी दो या फिर हमको संवैधानिक राजतंत्र चाहिए। फिर तुम बोलोगे भाई कोई आया चोरी करके, बोलोगे इसको, ठीक है, गर्दन काट दो,
कोई आया ठीक है कुछ करके बोलोगे भाई इसको हाथ काट दो, अर्थात तुम्हारे मुख से जो निकला वही क्या है, कानून है। तो ऐसा थोड़े चलेगा, इसमें तुम बिल्कुल क्या हो जाओगे, निरंकुश हो जाओगे। शासक बोलेगा मैं यही तो चाहता हूँ, सोचिए क्या मध्य वर्ग अब करने देगा, बिल्कुल ही करने नहीं देगा। बोला कि देखो बने रहो भाई, राजतंत्र से हमारा कोई तुम्हारा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक विकल्प दे रहे हैं कि तुम क्या ला दो, संवैधानिक राजतंत्र। हम लोग संविधान लाएंगे, तुम संविधान के दायरे में रह के काम करोगे, क्योंकि देखिए राजतंत्र पहले लगा है, सॉरी संविधान पहले लगा है, राजतंत्र बाद में लगा है। सारा नियम लिखा रहेगा भाई तुम राज करो करो। अब क्या आप सोचिए शासक किस बात को मानेगा, वो तो चाहता है निरंकुश होना चाहता है कि भाई जो मन करे हम वो करें, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि सीमित राजतंत्र की यहाँ पे मांग की गई, संवैधानिक राजतंत्र की मांग की गई। जॉन लॉक ने इसका समर्थन किया कि भाई ठीक है हम इसका समर्थन कर रहे हैं, ये भी एक प्रबोधनकालीन जो विचारक है। लेकिन असली मजा तब आएगा जब ये जो लोग आएंगे निरंकुश राजतंत्र पर सीधे चोट करेंगे, बोलेंगे भाई हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं, हम कुछ जानना नहीं चाहते हैं। इसमें फ्रांसीसी चिंतक वोल्टेयर आएगा, सीधे ही उस कुलीन व्यवस्था पे, उस चर्च व्यवस्था पे चोट करता हुआ नजर आएगा। वोल्टेयर तो समझिए चर्च व्यवस्था को तो छोड़ता नहीं है, बहुत बड़ा प्रोटेस्टेंटवादी है। मोंटेस्क्यू आएगा, ये भी बोलेगा भाई शासन की जो ठीक है जो भी यहाँ पे शक्ति होती है 3 अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, और सबको सेपरेट हाथों में दिया जाना चाहिए। एक हाथ में रहेगा तो भाई निरंकुश हो जाएगा। तो ये भी तोड़ने की बात कर रहा है। उसी तरीके से दिदरो, ठीक है, सबका विचारधारा यही है कि भाई शासन की जो शक्ति है एक हाथ में केंद्रीकृत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितने भी विचारक आ रहे हैं आपको समझने की ज़रूरत है। अब सोचिए ऐसी बातें अगर क्रांतिकारी बातें अगर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, तो सोचिए क्या शासक वर्ग करेगा, नहीं करेगा। कुलीन वर्ग करेगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। पादरी करेगा, नहीं करेगा। अब सोचिए कि क्या निम्न वर्ग करेगा। निम्न वर्ग को कुछ पते नहीं है, निम्न वर्ग से भी नीचे दास होते थे, उनको भी कुछ आता पता नहीं है। तो आखिर ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है मध्य वर्ग। यही है मध्य वर्ग, व्यापारी वर्ग, देश दुनिया घूम रहा है, समझ रहा है और प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए राजनीतिक विचारधारा आपको जो भी लक्षण मिलेगा बिल्कुल ही मध्य वर्गीय भी लक्षण मिलेगा, क्योंकि जो मध्य वर्ग है बहुत ही होशियार होता है, ध्यान रखिएगा। आज भी देखिए मिडिल क्लास को, तो आप समझ जाएंगे कि मिडिल क्लास हमेशा ही सत्ता परिवर्तन कराने की ताकत रखता है। इतिहास गवाह है और आज भी यही चल रहा है। तो ये जो अभिलक्षण आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या बोला गया कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका के रूप में अगर यहाँ पे अगर शासक को अगर मान ले हम लोग, ध्यान रखिएगा, अगर शासक को मान ले तो इस शासक पे लगाम लगाने के लिए एक निर्वाचित विधानमंडल होना चाहिए। विधानमंडल समझ रहे हैं ना, जैसे कि राज्यों में विधानमंडल है, संसद को भी एक विधानमंडल के रूप में मान लीजिए। एक विधानमंडल होना चाहिए और इस विधानमंडल में जो चुने गए जो सदस्य होने चाहिए वो सीमित मताधिकार पे होना चाहिए, अर्थात हमको इसमें जाने का मौका मिले। और चुनेगा कौन, सीमित लोग चुनेंगे। यही है देखिए, मैंने मध्य वर्ग चाहता तो बोलता भाई कि सबको ठीक है वयस्क मताधिकार पे होता, सब लोग मिल के चुने। नहीं चाह रहा है कि भाई निम्न वर्ग आए, क्योंकि निम्न वर्ग को देखिए गरीबों को मैनिपुलेट करना हमेशा ही आसान होता है। मध्य वर्ग समझ रहा है कि अभी भाई कुलीन गया, शासक गया, तो गरीब वर्ग क्या हो जाएंगे, इधर उधर ठीक है हाथ से निकल जाएंगे। आज भी होता है देखिए गरीबों को मैनिपुलेट करना। अब इसमें ठीक है कोई मतलब आप लोग इमोशनल सेंटिमेंट का यूज मत कीजिए कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मध्य वर्ग है अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पे चलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि भाई हम खड़ा होंगे और हम ही को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। चुनाव सीमित मताधिकार कर दिया गया, मैंने अभी भी डिमांड कर रहा है। और महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यूरोप भी देखेंगे तो पितृसत्तात्मक समाज से वो भी क्या था, ग्रसित था। तो महिलाओं की बात ही नहीं यहाँ पे। अभी लास्ट हम लोग देखेंगे महिलाओं के भी बारे में। मोंटेस्क्यू का था कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, समझ रहे हैं ना। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव मतलब न्यायपालिका, सॉरी एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। इन तीनों का पृथक होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश समाज में जब तक ये
अलग अलग हाथों में नहीं रहेंगे। एक हाथ में आने का मतलब है कि भाई शक्ति का क्या हो जाना, केंद्रीकरण हो जाना। और इसी को लगाया गया कहाँ पे, अमेरिकी संविधान में लगाया गया। बिल्कुल ही तीनों को सेपरेट कर दिया गया। तो सोचिए, ये था राजनीतिक विचारधारा मध्य वर्ग का, ठीक है, या फिर प्रबोधनकालीन विचारकों का। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक विचारधारा। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अब देखिए आर्थिक विचारधारा क्या है। तो अभी तक देखिए, जो मध्य वर्ग जो व्यावसायिक क्रांति के माध्यम से जब निकल के सामने आया, तो सामंतवादी व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। कुरुक्षेत्र जब धर्म युद्ध हुआ, कितने सामंत लोग मारे गए। मैंने सामंतवादी व्यवस्था के पतन होने का कोई ये कारण नहीं है। उसमें भी ठीक है, जो फ्यूडल सिस्टम है, सॉरी क्या बोलते हैं, जो मैनर व्यवस्था थी वो भी था, व्यवसायिक क्रांति वो भी था, धर्म युद्ध वो भी था। तो धीरे धीरे वो डैमेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए पुनर्जागरण के दौर पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पुनर्जागरण के दौर पे जो यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था का जो विकास हुआ, अर्थात इस पुनर्जागरण के दौर पे देखेंगे तो मुद्रा, समझ रहे हैं ना, मुद्रा का जो प्रचलन यहाँ पे बढ़ने लगा, पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हो गया। तो पूंजीवादी व्यवस्था का विकास होने का ही मतलब था कि भाई व्यापारियों का लाभ हो, और व्यापारियों का लाभ हो इसका मतलब किसको लाभ हो, मध्य वर्ग को लाभ हो। बिल्कुल सही चल रहा था, कोई समस्या नहीं था, मध्य वर्ग को लाभ होता था, शासक के टैक्स पे करता था। लेकिन समस्या क्या आया कि इसी पुनर्जागरण से, ठीक है, इसी पुनर्जागरण जनित जो सबसे बड़ी जो खोज हुई, उपनिवेशों की खोज हुई। अब इन उपनिवेशों से व्यापार करने के लिए आप देखेंगे तो पूंजीवाद, व्यापारी लोग तो मौजूद हैं, लेकिन अब इसमें जब वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, क्योंकि वाणिज्यवाद का मतलब मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि ये शासक के हितों से परिचालित होगी, अर्थात राजनीतिक गतिविधियाँ इसमें लागू होगी। और जब शासक के हितों से वाणिज्यवादी नीति जब परिचालित होगी, तो सोचिए यूरोप के बहुत सारे शासक अपने लोगों को, इन व्यापारियों को, मध्य वर्ग को भेज रहे हैं, अपने अंडर कंट्रोल में रख के भेज रहे हैं कि जाओ भाई वहाँ कमाओ, और जितना भी मुनाफा हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा हमें दो, तुमको अधिक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब इस मध्य वर्ग क्या करेगा, सोचिए। मैंने हमेशा देखिए, जब भी मार्केट में मुनाफा होगा, जो व्यक्ति काम करता है चाहता है कि भाई हमको अधिक मिले। लेकिन राजा कहाँ बैठा है, यूरोप में, उसको मुनाफा चाहिए। जैसे कि स्पेन के साथ, फ्रांस के साथ यही समस्या थी। ब्रिटेन एक कदम आगे निकलता है, ब्रिटेन अपने व्यापारी कंपनियों को फ्री छोड़ देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पे लगाम नहीं लगाता है। तो ब्रिटेन चूँकि अमेरिकी क्रांति से सीख गया था मुक्त व्यापार की नीति क्या होती है, उसको लगा कि भाई फिर से ये लोग जाएंगे भारत। जैसे कि अमेरिका और जब ब्रिटेन का व्यापार होता था, तो आपको पता ही उसी मुक्त व्यापार की नीति जब वहाँ पे मौजूद नहीं थी, अमेरिकी क्रांति हो गई। क्या पता ऐसा हो जाता जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता। तो देखिए ब्रिटेन की अलग ही मतलब वो राग अलापता रहा है। मैंने बाकी यूरोपीय देशों से कभी कभी उसकी विचारधारा आपको थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देगा। और यही कारण है, देखिए भारत में जब भी यहाँ पे युद्ध होगा, ब्रिटेन वर्सेस, ठीक है, फ्रांस का युद्ध होगा, पुर्तगाल का युद्ध होगा, सारे युद्धों में देखेंगे तो आपको, ठीक है, ब्रिटेन आपको जीतता हुआ नजर आएगा। कारण यही है, प्राइवेट निजी, प्राइवेट वर्सेस निजी। हमेशा ही अगर मैक्स या ठीक है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे निजी कंपनियाँ जीत जाएगी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनियाँ, ठीक है, ईस्ट इंडिया की कंपनी। अब यहाँ पे देखिए वाणिज्यवाद शासक के हितों से अगर परिचालित हो रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब कि मध्य वर्ग को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन उस लाभ का बड़ा हिस्सा किसके पास जा रहा है, शासक के पास जा रहा है। यही समस्या था। अब भाई साहब आ गए एडम स्मिथ, समझ रहे हैं, अर्थशास्त्र के जिनको पिता बोला गया, आ गए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आया और इन्होंने क्या किया, वाणिज्यवाद का विरोध किया कि भाई ये तो गलत है यार। अगर इन उपनिवेशों को या फिर बाकी के जो भी तुमने समानांतर देश है, अगर उनको तुम इस वाणिज्यवादी नीति के तहत डैमेज कर दोगे तो फिर व्यापार संतुलन ही बिगड़ जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात है कि एडम स्मिथ ने पूंजीवाद पे, ठीक है, पूंजीवाद पे कटाक्ष नहीं किया कि भाई ये तो मार्केट का नियम है, एक को फायदा होगा दूसरे को घाटा होगा। उसने कटाक्ष किया यहाँ पे, वाणिज्यवाद पे यहाँ पे विरोध किया। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इसने वाणिज्यवाद का एडम स्मिथ ने विरोध क्यों किया। तो यहाँ पे आप देखिए एडम स्मिथ वाणिज्यवाद नीति को क्या कर दिया, एडम स्मिथ ने स्वीकार कर दिया। क्योंकि एडम स्मिथ का आर्गुमेंट था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप देखेंगे बहुत कम ही था, अधिकतर उपनिवेश ही लोग थे।
तो एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी देश होते हैं, जो भी आपस में एक दूसरे से व्यापार होते हैं, मैंने होता है यहाँ पे, एक को लाभ हो रहा है इसका मतलब दूसरे को हानि होगा, ऐसा होता ही है। ठीक है, अगर भारत और चाइना का व्यापार हो रहा है तो चाइना को अगर फायदा हो रहा है तो भारत को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ये चलता है, आज भी चल रहा है। तो देशों को लाभ और हानि होगा, और जब उस देश को जिसको हानि हो रहा है, अगर हानि होते गया होते गया लॉस में होते गया तो बाजार से बाहर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में बोला कि भाई ऐसा मत करो, मुक्त व्यापार पर बल दो। मुक्त व्यापार का मतलब एडम स्मिथ के द्वारा क्या बताया गया कि इसमें संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आयात और निर्यात को ठीक है बैलेंस करके रखो, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करके रखो। समझ रहे हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करके रखो। अब समझिए, एडम स्मिथ भी कहीं ना कहीं उस वाणिज्यवादी नीति को अगर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब शासक का इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और यही कारण है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जब लुई 14 का जो प्रधानमंत्री कोलबर्ट था जाएगा एक बार व्यापारियों की सभा में, मध्य वर्ग की सभा में, बड़ा खुश होता है। ठीक है, चूँकि प्रधानमंत्री है ना, मतलब एक निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत यहाँ पे जो प्रधानमंत्री काफ़ी ताकतवर माना जाता था, गया तो दिल खोल के बोल रहा है कि बताइए भाई मिडिल क्लास व्यापारी लोग, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मिडिल क्लास बोल रहा है कि भाई एक ही काम करिए ना, मुक्त व्यापार हमको चाहिए, हमको मुक्त व्यापार चाहिए, अर्थात हम जितना कमा रहे हैं उस पर भाई हमसे, ठीक है, जो शासक है आपका भाई लाभ मत ले, व्यापारिक लाभ मत ले, हम इसी प्रकार का व्यापार करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, मध्य वर्ग वाले को यहाँ पे लाभ हो रहा है, लेकिन बड़ा हिस्सा किसको मिल रहा था, शासक को मिल रहा। तो यहीं यहाँ पे जब इस तरह का बात बोला गया, सोचिए कोलबर्ट की क्या हालत हुई होगी। मैंने वही चीज़ देना चाहिए जो अपने हाथ में हो। अभी भी कोलबर्ट का, ठीक है, जो समझ रहे हैं ना, मतलब डोर अभी उस लुई 14 के हाथ में था, तो अलाउ कैसे कर सकता था वो। तो कुछ बातें हैं यहाँ पे इतिहास में, आपको कहानी के तौर पे याद रखना होता है। अब यहाँ पे एडम स्मिथ का इस व्यवस्था के तहत कुछ और यहाँ पे उत्पादन, खासकर वस्तु के मांग को लेके उसने, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया, जो कि बाद में मार्क्स ने इसको चुनौती दिया। अब मार्क्स का नाम आ गया है तो थोड़ा आपको समझना जरूरी है कि क्या दिया। एडम स्मिथ यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखो, जो भी वस्तु है उसकी मांग जब भी बढ़ेगी, अर्थात डिमांड जब भी बढ़ेगी, तो उस वस्तु को बढ़ाने के लिए, मैंने बनाने के लिए जो भी श्रमिक रोजगार है उनकी भी संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। और जब श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तो उनको क्या मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी। और जब उनको मजदूरी मिलेगी तो उनमें क्रय शक्ति आएगी, अर्थात खरीदने की वस्तुओं को क्षमता आएगी। और जब मजदूर ही जब अधिक वस्तु खरीदने लगेंगे तो धीरे धीरे वस्तु के सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्रय शक्ति के द्वारा डिमांड बढ़ गया है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से मार्केट संतुलित होता है। लेकिन फिर इन्होंने दूसरा आर्गुमेंट दिया कि अगर ये जो उत्पादन, अगर कोई अगर वस्तु हो रहा है, अगर इसका मूल्य अगर कंपनी बढ़ा दे, अगर इसका मूल्य कंपनी बढ़ा दे तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उपभोक्ता की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता भी इसकी कम हो जाएगी, इस पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि ये देखो, उत्पादन जो वस्तु है, ठीक है, अगर मजदूर अगर मनमानी करने लग जाए कि नहीं भाई इस वस्तु को हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, कंपनी को अधिक प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो अधिक मजदूरी को डिमांड करेगा तो भाई कंपनी उसको रोजगार ही नहीं देगी, रोजगार ही उसको नहीं मिलेगी। अब यही आप समझ रहे हैं ना। आगे जब आप मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इसको क्या किया गया, मार्क्स के द्वारा चुनौती दिया गया कि भाई ये जो बातें तुम बता रहे हो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। लेकिन देखेंगे मार्क्स का भी कुछ इस विचारधाराओं को लेके कुछ मामलों में, ठीक है, असहमति है, लेकिन मार्क्स का भी जो कॉन्सेप्ट है मजदूरों को लेके जो सबसे अधिक जो प्रबल, ठीक है, आवाज़ उठाता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस मार्क्स को समझने के लिए देखिए इस, ठीक है, एडम स्मिथ को समझना जरूरी हो जाता है। इसीलिए देखिए बिल्कुल ही बार बार मैं कहता हूँ कि जो भी टॉपिक है ना एक दूसरे से लगा हुआ है, क्लास छोड़िए मत, ब्रेक मत कीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सामाजिक विचारधारा को लेके।
तो इस सामाजिक विचारधारा का यहाँ पे मुख्य बल था। किस पे बल रहेगा? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल दे रहा है। अब ये जो भी है ना, ये प्रबोधन काल मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, कान खुल के सुन लीजिए, मिडिल क्लास व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल दे रहा है, अर्थात मूल अधिकारों की क्या करेगा? मांग करेगा। जो भी फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है, आप ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट का जो कंसेप्ट है, ठीक है, मूल अधिकारों की मांग करेगा। लेकिन रूसो को छोड़कर रूसो बोलेगा सब बेकार की चीज़ है यार, ठीक है। क्या होता है मूल अधिकार, क्या होता है भौतिकवाद? व्यक्ति को प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, बिल्कुल प्रकृति की तरफ स्वतंत्र होना चाहिए। रूसो बोलेगा कि आज का जो व्यक्ति है अपने भौतिकवादी गतिविधियों की वजह से बिल्कुल ही, ठीक है, मतलब जंजीरों में यहाँ पे जकड़ चुका है, उसके पैरों में बेड़ियां लग गई है, वो स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है। और भौतिकवादी खुशी से ज़्यादा वो आत्मा की खुशी पे बल देता है कि भाई आत्मा खुश हो तभी, ठीक है, दिमाग खुश रहेगा। मतलब ठीक है, बाहरी जो फिजिकल चीज़ें, भौतिक चीज़ें यहाँ पे बेहतर हो पाएगी, मानसिक शक्ति मिल पाएगी। तो इसीलिए देखिए रूसो उस प्रबोधन काल में, माने सब कोई जा रहा है, पूरब जा रहे हैं, तो रूसो पश्चिम जा रहा है भाई साहब, ठीक है। इसीलिए रूसो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझाऊंगा अब सब। अब आइए इसका योगदान की बात कर लें। अब जी इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर कर ही लिए हम लोग, ठीक है, मिडिल वर्ग के संदर्भ में, तो इसका योगदान देखिए कि कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1 योगदान है निरंकुश राजतंत्र, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र की जगह या प्रभुत्व राजतंत्र की जगह जोड़ देता है, भाई ये मत लाओ, ठीक है, इससे बहुत अधिक समस्या है हमको, तुम ये ला लो, प्रबुद्ध राजतंत्र ला लो। इसलिए देखेंगे पर प्रबोधन के चिंतकों के द्वारा शुरुआती तौर पे देखेंगे इस प्रबोधन युगीन, ठीक है, समाज में तो लोग प्रजातंत्र की मांग करते हुए नजर आएंगे। मतलब प्रजातंत्र की मांग करते हुए नजर नहीं आएंगे अधिकतर वे लोग, ठीक है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र तक सीमित रह जाएंगे। दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्र के सुधार पे इनके द्वारा बल दिया जाता है कि सरकार विधान मंडल के प्रति क्या उत्तरदायी हो। अभी वही है, सरकार मने कौन था? कार्यपालिका था। कार्यपालिका मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, और विधान मंडल का मतलब कौन है? यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, और इस लेजिस्लेटिव को सीमित मताधिकार के तहत यहाँ पे चुना जाए, और आगे होगा भी। फ्रांस की क्रांति के बाद देखेंगे आप। विधि व्यवस्था को, ठीक है, चुस्त दुरुस्त बनाए रखना जरूरी है। विधि व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था फैलेगी। और कैदियों के साथ जितना हो सके नरम व्यवहार किया जाए, एक कैदियों के साथ नरम व्यवहार किया जाए, जो कि इस कैदियों में देखेंगे अधिकतर दास लोग, मजदूर थे, तो भाई थोड़ा सा, ठीक है, मैंने उनके साथ सही से पेश आया किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे दास उन्मूलन को ये बात करते हुए नजर आएंगे कि भाई ये मानव समाज में एक बहुत बड़ा क्या है? धब्बा है। इंसान इंसान का काम नहीं कर रहा है, इंसान इंसानों से, ठीक है, भेद कर रहा है, तो इसको खत्म करो। विज्ञान तकनीकी पर यहाँ पे बल दिया जाएगा, और इसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति होगा चेचक नियंत्रण को लेके। फ्रांस में, ठीक है, इसी चेचक हो गया, हैजा, बहुत सारी जो महामारियाँ होती है फैलती भी है। लुई पास्चर वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रांसीसी चिकित्सक का। काफ़ी ही मतलब उनका योगदान उस समय के संदर्भ में अतुलनीय है। दूसरा है नेक्स्ट यहाँ पे उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ पहले क्या था, कुलीन लोग मज़ा मारता था, सब जो भी वस्तुओं की डिमांड कुलीन पादरी लोग करता था। लेकिन अब मिडिल क्लास के आ जाने से वस्तुओं की डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। पैसा इनके पास आ गया, तो अब स्वाभाविक है कि डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब कि उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था प्रबोधन का यहाँ पे योगदान। अब आइए बात करते हैं उपनिवेशों में प्रबोधन का प्रसार। अब देखिए अपने आप में जो शब्द है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उपनिवेशों में प्रबोधन का प्रसार। अब सोचिए, ये तो ठीक वही चीज़ हो गया कि आप मालिक हैं, अगर आपने किसी को अपना नौकर बनाया है तो आप जितना ज्ञानी है, आप चाह रहे हैं कि आपका नौकर भी ऐसा ज्ञानी हो जाए। क्या आप कभी भी चाहेंगे ऐसा? ऐसा कोई भी दुनिया का मालिक शायद आज भी वो नहीं चाहेगा। ऐसा अगर चाह लेगा तो फिर वो नौकर का शोषण नहीं कर पाएगा। ऐसा अगर वो चाह लेगा तो फिर, ठीक है, जो नौकर भी बिल्कुल ही उसी टाइप का, थोड़ा बराबरी का यहाँ पर, ठीक है, मांग करेगा। तो इसीलिए देखिए उपनिवेशों में जब प्रबोधन का जब हम लोग प्रसार की बात करते हैं, तो सोचिए उस समय जब भारत जैसे देश उपनिवेश बन रहा है, एशियाई उपनिवेश बन रहा है,
तो उपनिवेश बनाने में जो भूमिका है कोई अलग लोगों की नहीं है, बल्कि उसी प्रबोधनकालीन विचारों से युक्त उस मध्य वर्ग का है, उन व्यापारियों का है। और वो व्यापारी लोग क्या कर रहा है, तो भाई हमको उपनिवेश बनाने में लगा हुआ है और अपने यहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता की मांग कर रहा है। इतना भाई दोहरी नीति काहे कर रहे हो? यही तो है समस्या। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए, जब एक, ठीक है, मैंने बताया कि एक मालिक है, अगर उसका नौकर है, अगर वो मालिक अपने नौकर के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, अगर उसका बच्चा भी है मालिक का, तो उस बच्चे पे देखिए, ठीक है, देर सवेर कुछ प्रभाव उस पर भी आ भी जाएगा कि भाई हमारे बाबूजी ऐसे हैं, ठीक है, नौकर के साथ ऐसे करते हैं, हमारे साथ ऐसे करते हैं, हमको तो भाई बड़ी दुलार मान जान के रखते हैं, लेकिन नौकर के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, नौकर के बेटे के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी जाएगा ये चीज़। उससे हो सकता है कि ठीक है वो बेहतर, ठीक है, समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे, या फिर पता चले कि भाई अपने बाबूजी से भी वो गया गुजरा हो गया उसका बेटा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उपनिवेशों में जो प्रबोधन का जो प्रसार हुआ है दो तरीके से हुआ है। एक तो हुआ अनचाहा परिणाम मिल गया, ना चाहते हुए भी क्या कर लिया, सीख लिया। ये वही बात है, अगर ठीक है, अगर होशियार मालिक है, नौकर है, दिन रात साथ रहता है, तो कुछ न कुछ चीज़ें नौकर की एक्टिविटी को क्या करेगा, सीख ही लेगा। यही चीज़ हुआ है इस प्रबोधन युगीन, ठीक है, समाज के साथ, जो यूरोप में स्वतंत्रता, मानव अधिकार, समानता की बात कर रहा है, लेकिन उपनिवेशों की संसाधनों की लूट कर रहा है, दास व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, और अपने घर पे देखिए दास व्यापार को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एशिया में बढ़ावा दे रहा है, भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के लोगों को अब अफ्रीका के लोगों को अमेरिका में ले जा के नाव में भर भर के हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन पार कर करके उनको एकदम बिल्कुल ही मतलब जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अपने यहाँ दास व्यवहार को खत्म किया जा रहा है। इतना दोहरी नीति क्यों भाई? लेकिन उपनिवेशों में प्रकाश, ठीक है, प्रसार को ये रोक नहीं पाए, क्योंकि विचारों के पंख होते हैं, और उस पंख को, ठीक है, काटने वाला आज तक कोई हथियार नहीं बना। और यही कारण है कि देखिए अमेरिकी क्रांति हो जाती है, देखेंगे 1776 तक आते ही आते बोस्टन टी पार्टी होगी, अमेरिकी क्रांति हो जाएगी मुक्त व्यापार की चाह में। लैटिन अमेरिका में देखेंगे यहाँ पे 19वीं सदी तक आते आते यहाँ पे साइमन बोलीवर, जो ठीक है देख रहे हैं ना, वेनेजुएला का एक बहुत ही, माने अभी साइमन बोलीवर को लैटिन अमेरिका के देश के लोग माने महात्मा गांधी की तरह लोग ट्रीट करते हैं। एक सैनिक योद्धा जो विदेशी शक्तियों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसी तरीके से एशियाई देश में यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत है, चीन, जापान, इंडोनेशिया, सारे ही जगह प्रबोधन का प्रसार होगा। लेकिन कैसा होगा? अनचाहा प्रसार होगा, चाह के भी लोग रोक नहीं पाता है। और आगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे अंग्रेज लोग चाहेगा कि धीरे धीरे भारत में भी एक ऐसा वर्ग का विकास हो जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन आचार विचार में यूरोपीय हो, तभी तो हमारी सामानों को पहनेगा, यूज करेगा। इतनी संख्या है भारत में, तभी तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलेगा, हमारी वेस्टर्न कल्चर एक्टिविटी को क्या करेगा, अपनाएगा। और इसमें देखेंगे कुछ लोग आएंगे और उन्हीं के द्वारा जो बेड़ियाँ जो बांधी गई थी, मैंने बोला जाता है कि पश्चिम के हथौड़े से पश्चिम की बेड़ियों को काट दिया गया। अर्थात तुमने जो गुलाम बनाया, लेकिन गुलाम बनते बनते हम तुमसे सीख गए, अब ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अर्थात भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का, ठीक है, आगाज यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है, दोहरा प्रभाव क्या पड़ा। तो यहाँ पे पश्चिम सभ्यता के प्रति उपनिवेश के बुद्धिजीवियों का क्या हो गया, आकर्षण अधिक होने लगा। बहुत सारे लोग मानेंगे कि भाई पश्चिम जो सभ्यता है बड़ा अच्छा है, जाएंगे यूरोप, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे भाई ये तो बड़ा शानदार लोग हैं, भाई यहाँ पे अच्छा ट्रीट हो रहा है। लेकिन भारत के जब नज़र से देखेंगे तो लगेगा भाई मामला गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के द्वारा देखिए पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकृति भी दिया गया। यही कारण है कि लंबे समय तक लोग, ठीक है, अंग्रेज लोग व्यापार करते रहा। बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है, अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई रियल में अंग्रेज लोग गलत है, रियल में लोग खराब है, ब्रिटेन में तो लोग बड़ा अच्छा है, यहाँ लोग काहे ऐसे कर रहा है। इसमें कुछ नाम है जैसे कि राजा राम मोहन राय, याद होगा आपको 19वीं सदी में इन्हीं के प्रयासों के द्वारा, ठीक है, सती प्रथा को यहाँ पे ख़त्म किया गया। तो इनको पश्चिम और पूरब के बीच का सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्कृतियों के नाम से इनको, ठीक है, मैंने
कल्चरल एक्टिविटी को यहाँ पे, ठीक है, सामंजस्य करने वाला के नाम में जाना जाता है। अन्य देखेंगे तो चीन में डॉक्टर यहाँ पे सन्यात सेन है, इंडोनेशिया में डॉक्टर सुकार्डो है। सब यहाँ पे क्या करेंगे, पश्चिम संस्कृति के प्रति उपनिवेश के बुद्धिजीवियों का आकर्षण बनेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को, ठीक है, स्वीकृति दे देंगे। जब लूटा जाएगा तब जाके इनको आँख खुलेगा। इसीलिए दूसरा यहाँ पे क्या करेगा, उपनिवेशवाद को चुनौती देगा। भाई अब गलत हो रहा है, अब हम समझ गए हैं, और यही राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार करेगा, जिसमें कि आप लोगों ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाएगा। ये वही दादा भाई नौरोजी है, ठीक है, जो एक पारसी व्यापारी थे, इनका, ठीक है, ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। दूसरे हैं यहाँ पे बनर्जी, यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ऐसे लोग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार इनका नाम पूछा जाता है। अब समझिए इनका नाम बार बार क्यों पूछा जा रहा है, बाकियों का नाम क्यों नहीं पूछा जा रहा है, कारण यही है। इसीलिए बोलता हूँ जब भी पढ़िए इंटरलिंकिंग करके पढ़िए चीज़ों को, बेहतर होगा आपका। उसके बाद से यहाँ पे स्वरूप में कुछ अंतर है। स्वरूप में अंतर क्या है, तो यहाँ पे दोहरी नीति आपको दिखाई देगी उपनिवेशों के साथ ट्रीट करने का। देखिए सर्वप्रथम जो उपनिवेश बना ब्रिटेन का, वो था यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे था। मतलब अभी जो आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देख रहे हैं, वो वहाँ पे और कोई नहीं है। अधिकतर ब्रिटेन यूरोप वासी के लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। वही लोग ब्रिटेन के द्वारा गुलाम बना लिए गए, माने उनका उपनिवेश के रूप में वो लोग स्टेबलाइज हो गया। दूसरा था यहाँ पे यूरोप। तो यूरोप ने यूएसए के साथ, चूंकि बिल्कुल ये, ठीक है, इसके अपने लोग यहाँ पे मौजूद थे। 1776 में अमेरिकी क्रांति हो गई, ये लोग आज़ाद हो गया, तो तीव्र वैचारिक आदान प्रदान हुआ और मुक्त व्यापार की राह को खोल दिया गया। लेकिन बाद में इनको लगा कि अब भाई जैसे यूएसए के साथ हमने लचीलता बरती थी, अब बाकी अन्य उपनिवेशों के साथ हम लचीलता नहीं बरतेंगे। इसलिए नीचे अब जितना भी उपनिवेश आएगा सब इधर, ठीक है, जापान को छोड़ के, तो हर जगह ये लोग कड़ाई से पेश आएगा। लैटिन अमेरिका में फिर नाम वो आ रहा है साइमन बोलीवर का, सैन्यवादी प्रवृत्तियों के माध्यम से आज़ादी की डिमांड करेगा। और देखेंगे, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, भारत में भी कुछ रोड जो है इसी साइमन बोलीवर के नाम पे यहाँ पे रखा गया है। भारत में देखें तो राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद है, जो पाश्चात्य शिक्षा, मतलब पश्चिमी शिक्षा और भारतीय परंपरा को, मेल जोल को, यहाँ पे सामंजस्य को बढ़ावा देता है कि भाई इतना बेकार नहीं है उनका शिक्षा, हमारी शिक्षा उनकी शिक्षा मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। और ये, ठीक है, उस समय चला। इससे कौन बच पाया, आगे चल के देखेंगे नेहरू आएंगे, ठीक है, नेहरू के साथ साथ जितने भी लोग इंग्लैंड, ठीक है, लोग पढ़ के आया, कहीं न कहीं यहाँ पे उनकी शिक्षाओं से, उस प्रबोधनकालीन चीज़ों से प्रभावित तो हुआ ही हुआ सब। जापान में यहाँ पे समुराई परंपरा, जो समुराई परंपरा समझ रहे हैं ना, जो सैनिक परंपरा थी, वहाँ पे काफ़ी ये लोग, मतलब एग्रेसिव लोग होते थे, उनमें भी यूरोपीय प्रबोधन यहाँ पे शुरू हो गया। और यहाँ पे आएगा मेजी काल। आप देखेंगे किस प्रकार से मेजी काल में एक व्यक्ति को एक केंद्रीकृत मान के सारे सामंतों ने अपनी शक्ति दे दी। अब इस मेजी की पावर इतनी अधिक हो जाएगी कि अब वो जापान में आधुनिकरण और सैन्यवाद को बढ़ावा देगा। और रियल मायने में इसी मेजी काल को ही जापान का आप वर्तमान में एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जो आपको वहाँ पर आधुनिकता, जो वैज्ञानिकवाद, जो सैन्यवाद जो दिखाई देती है, ये मेजी के काल में बहुत ही जापान आगे जा चुका था, एशिया से कहीं आगे निकल चुका था। लेकिन ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा, जैसा जापान ने किया वैसे, ठीक है, उसको मिला भी। खैर, चीन के साथ यही था, कन्फ्यूशियसवाद से निकटता, ठीक है, इस प्रबोधन काल विचारकों की यहाँ पे बढ़ने लगी, या फिर कन्फ्यूशियसवाद के जो भी विचारक लोग थे प्रबोधन काल के विचारकों को भी एक्सेप्ट करने लगे। खुद जब यहाँ से जब बन के जाने लगेगा चीन, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मैंने जब ये गाड़ी वाड़ी बन के जाने लगेगा चीन के लोग, खुद उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो ये था पूरा देख पा रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बात करते हैं यूरोपीय प्रबोधन की सीमाएं। अब इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई लिमिटेशन को इंडिकेट कीजिए। अभी तो अच्छी बातें देख रहे हैं, अब आइए थोड़ा सा इसकी सीमाएं देखिए। जन सामान्य तक पहुँच नहीं थी, अभी भी यूरोपीय प्रबोधन जो था बिल्कुल उस समाज में जो मौजूद थे कुलीनों तक सीमित था, मध्यम वर्ग तक सीमित था, शासक वर्ग तक सीमित था, चर्च व्यवस्था तक सीमित था, लेकिन जन सामान्य तक इसका कोई रोल नहीं।
आज भी सोचिए, समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब आप समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल अगर सिटीजनशिप के तौर पे अगर भारत का होते तो शायद इन सब बातों का आप समझ नहीं पाते। आज भी लोगों को समझाने के लिए इतना मशक्कत करना पड़ता है, तो सोचिए उस 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या हाल होता होगा। तो था ही नहीं, पता ही नहीं था भाई लोगों को। सरकार देखिए यहाँ पे जनता के लिए बोला गया, सरकार जनता के लिए परंतु जनता द्वारा नहीं। मध्य वर्ग मांग तो कर रहा है कि भाई निरंकुश राजतंत्र मत रखो, संवैधानिक राजतंत्र रखो, लेकिन मध्य वर्ग क्या ये बोला कि भाई हमको दो अधिकार, दो हमको दो शासन सत्ता को चलाने के लिए। ऐसा मध्य वर्ग क्या किया, नहीं बोला। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि सरकार जनता के लिए है परंतु जनता द्वारा नहीं, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर तो है मिडिल क्लास प्रबोधनकालीन युग के लोग, लेकिन प्रजातंत्र का समर्थन क्या है, नहीं करते हैं लोग। ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है। पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति, जितनी भी बातें किया गया, जितना भी थिंक टैंकर इस समय आएंगे सारे के सारे पुरुष आएंगे। और इस समय महिलाओं को बिल्कुल ही भारत के मतलब समझ रहे हैं ना, भारत में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जिस तरीके से महिलाओं को शोषण हुआ है वहाँ भी कोई अलग नहीं था। वो तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से धीरे धीरे वहाँ की महिलाएं थी एक्टिव होने लगी। विश्व युद्ध के बाद जब वहाँ पे धीरे धीरे सारे सैनिक सिपाही मरने लगे, संसाधनों की कमी हो गई, खुद कल कारखाने में महिलाएं अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी। फिर आज़ादी के ठीक है मैंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और सार्वभौमिक मताधिकार तक आते आते देखेंगे कई सारे यूरोपीय देशों में कितने साल प्रथम विश्व युद्ध के बाद ठीक है किसी में 50 साल 60 साल लग गए। सोचिए, उपनिवेशों के प्रति संवेदनहीन भाई दोहरे मापदंड क्यों? जब तुमको लग रहा है कि भाई प्रबोधनकालीन विचारधारा तर्क विज्ञान मानव अधिकार पे चल रहा है तो भाई तुम उपनिवेशों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी तुम्हारी लिमिटेशन है। खुद होशियार हो के ठीक है तुम दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो देखिए ये सब है, ये सब रट के आप नहीं लिख सकते हैं, लिमिटेशन है, समझिए। उसके बाद से आइए यहाँ पे अब प्रबोधन की विरासत लास्ट में। तो विरासत क्या है? मानवतावाद। मानवतावाद जब भी आएगा हमेशा एक चीज़ आप इंडिकेट कीजिएगा, इहलौकिक। इहलौकिक मतलब इसी लोक पे बल दिया गया, सुख आनंद पे बल दिया गया कि भाई इसी लोक पे ठहर के रहना है, मस्त रहो, काम करो, तर्कवाद वैज्ञानिकवाद बनो। व्यक्तिवाद पे यहाँ पे बल दिया गया, एक एक व्यक्ति पे बल दिया जाने लगा, एक एक व्यक्ति के नाम पे ठीक है यहाँ पे बहुत अधिक पुस्तक भी लिखा जाने लगा। रचनात्मक जो भी कार्य करता था जैसे लियोनार्डो दा विंची का नाम ले लीजिए, कितना ख्याति मिली मोनालिसा के पेंटिंग से। मानव अधिकार की अवधारणा यहाँ पे सामने आ गई। सिविल सोसाइटी की स्थापना की, क्लब एवं यहाँ पे कॉफ़ी हाउस जो बनाया गया। देखिए बहस हुआ जहाँ भी देखिए क्लब, चाय पार्टी समझ रहे हैं ना, चाय पार्टी बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, लोगों को दिमाग खोल देता है। बहस हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और बड़े मज़े की बात जो कॉफ़ी जो मिल रहा था, क्या उनके इंग्लैंड में हो सकता है कॉफ़ी, यूरोप में हो सकता है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी कहाँ से गया? उपनिवेशी देशों से, भारत से गया। तो क्या आप सोचिए कि इस प्रबोधन की विरासत में क्या भारत का यहाँ पे अधिकार नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने भारत का कॉफ़ी पी के, चाइना का कॉफ़ी पी के तुम लोगों ने क्या करा लिया, पूरी तरीके से प्रबोधन को बढ़ावा दे लिया। तो बहस है, विचारों का आदान प्रदान, मुक्त अर्थव्यवस्था पे यहाँ पे जोड़ दिया गया। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी एडम स्मिथ के द्वारा जो किया गया, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं थी। आगे यही है विचार, जब भी आप ह्यूमनिटी के टॉपिक को पढ़ते हैं विचारों को खुला रखने दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत डिबेट कीजिए, लेकिन डिबेट का स्तर को डिबेट के स्तर तक रहने दीजिए। कोई भी ह्यूमनिटी में मतलब पूरा सही नहीं होता है ना पूरा गलत होता है, तो सबका अपना अपना आर्गूमेंट है, सबका स्वागत है। हाल ही में लिखित देखिए प्रबोधन पर, यहाँ पे बहुत फेमस नाम है, ठीक है, अपडेटेड है, एक्टिवंसन पिंकर के द्वारा वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धि को देख कितना बड़ा काम किया इन्होंने, प्रबोधन से जोड़ दिया कि जो भी ये वर्तमान में इतना विज्ञान साइंस जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है ये प्रबोधन के वजह से, इनलाइटमेंट की वजह से डेवलप हुआ है। तो ये है प्रबोधन की विरासत, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा और चीज़ों को आप देखिए लिख पाएंगे, ठीक है, समझेंगे, आराम से चीज़ों को लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ठीक है आपको प्रश्न का जो आंसर राइटिंग है मिलना शुरू हो जाएगा।
यूपीएससी का देखिए जो भी प्रश्न है, ठीक है, मैं इसी के साथ में लेते चलूँगा, मैं आपको आंसर राइटिंग कराते चलूँगा। बाकी अगर आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, तो मेरा यही प्रयास है कि मैं सबके लिए प्लेलिस्ट में क्या करूँ, बना दूँ। आंसर राइटिंग के तौर पे कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। वहाँ पे आप, ठीक है, अपने अपने स्टेट का जो भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ऑप्शनल के संदर्भ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। सबको देखिए, ठीक है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस का देखिए, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का देखिए, यूपीएससी का देखिए। जितना भी प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है ना, अभी तक सारे ही मैंने लगभग जितना स्टेट पीसीएस यूपीएससी को देखा तो मेरी एक ही समझ बन रही है, ये पहले जैसा जो ट्रेडिशनल प्रश्न है अब नहीं पूछा जा रहा है। सारे ही प्रश्नों को तोड़ मड़ोड़ के घुमा के पूछा जा रहा है। अब ये नहीं कि आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं, पूछ लिया प्रथम विश्व युद्ध के कारण, पूछ देगा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को कितना हद तक उथर ठहराया जा सकता है। मैंने अंत नहीं है। हड़प्पा काल को आज वर्तमान से यहाँ पे जोड़ देगा, रूसों को आज वर्तमान से जोड़ देगा। तो थोड़ा सा देखिए एनालिटिकल अप्रोच रखिए, जितना हो सके समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी जाके आप सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर इतना आसान होता तो कोई भी देखिए क्रैक कर लेता। थोड़ा सा, ठीक है, अपने अप्रोच को बेहतर कीजिए। मैं हूँ बिल्कुल ही पूरा का पूरा आपको, ठीक है, समझाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे मैं कर भी रहा हूँ अपनी, ठीक है, ड्यूटी को निभा रहा हूँ। आप भी अपनी ड्यूटी को, ठीक है, फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस, ठीक है, आंसर प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोग करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे रूसों के बारे में। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।